हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन। और मैं आज अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेवल पर अहमदाबाद में जो अभी रिसेंट एक दुर्घटना हुई कल यानी 12 जून 2025 को एक दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ था कि दिल्ली की तरह लगभग 1:38 पर हमारा जो अहमदाबाद से एयर इंडिया का विमान है उसने उड़ान भरी और लगभग 625 फीट की ऊंचाई पे जैसे ही वो विमान पहुंचा उसमें अचानक से डिसेंट आने लगी, मतलब उसमें गिरावट आने लगी। और उस गिरावट के पश्चात थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद वो एक वहाँ के रेजिडेंशियल इलाके जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज था, बीजे मेडिकल कॉलेज, जो काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है, उसी मेडिकल कॉलेज पर वो उसके मेस पे एक्चुअली वो एरोप्लेन क्रैश कर गया। और क्रैश करने समय, जिस समय एक्चुअल में एरोप्लेन क्रैश हुआ, उस समय लगभग 50 से 60 बच्चे मेस में खाना खाने के लिए गए हुए थे। और बताया जा रहा है अहमदाबाद पुलिस के द्वारा कि उन बच्चों की भी मौत हो गई। मतलब 242 पैसेंजर्स जो हमारे एयरप्लेन में थे, उनके अलावा नियर अबाउट 50 to 60% जो है उस दुर्घटना के बाद मारे गए। दुर्घटना के तुरंत बाद वहाँ पे आग लग गया, खूब ढेर सारी धुएं का गुबार छा गया। और उसमें पहले तो इनिशियल स्टेज में बताया गया कि जितने लोग थे सारे लोग ही मारे गए, लेकिन बाद में पता चला कि एक विमान का यात्री जिसका नाम जो ब्रिटिश नागरिक था, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश था, उसने एरोप्लेन से कूद के अपनी जान बचा ली। और बाकी 241 पैसेंजर्स जो है फाइनली डेड हो गए। और इसी विमान में गुजरात के पूर्व सीएम जो विजय कुमार रूपानी जी थे, वो भी यात्रा कर रहे थे और उनकी भी इसी विमान यात्रा में अंतिम जो है यात्रा साबित हुई, उनकी भी डेथ हो गई। इन टोटल यात्रियों में 169 जो है भारतीय पैसेंजर थे, 7 जो है पुर्तगाली थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे और एक कनाडाई नागरिक था, कनेडियन नागरिक था ना। और 12 जो है क्रू मेंबर्स थे। कुल मिला के 242 पैसेंजर्स थे, जिनमें से सिर्फ एक की जान बची है, बाकी के लोग मारे गए हैं। हॉस्टल्स के भी छात्र कुछ मारे गए हैं, सुनने में आ रहा है कि 40 से 50 की संख्या में। मतलब फाइनली ये आंकड़ा जो मृत्यु का है लगभग 300 लोगों की तक पहुंच रहा है। क्या वैश्विक प्रतिक्रिया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो दुर्घटना है ये शब्दों से परे है, हृदय विदारक है, इनको शब्दों में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने खुद जाके अस्पताल में जो सिंगल एक सर्वाइवर है, जो एक व्यक्ति इकलौता बचा हुआ है, उसकी हाल ताल उसका लिया और उससे जाना कि क्या एक्चुअल में हुआ था, ये जानने की कोशिश की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है किंग चार्ल्स ने भी इस दुर्घटना पर अपना दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री अरे पाकिस्तान ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। दुनिया भर के देश जो है इस घटना पर अपना अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा दुर्घटना है, ये हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसी दुर्घटना आज तक नहीं हुई थी ना। अब हम लोग आते हैं आखिर क्या ऐसा कारण था, क्यों ऐसा जो है ये एक्चुअल में ये दुर्घटना हो गई। तो हम लोगों को पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है जिसका नाम था AI-171, जो इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट था और जिसको बोइंग ने बनाया था। ये जब 1:38 PM पे चला, कुछ देर पे जाके इसका दुर्घटना हो गई। तो इसका जो ब्लैक बॉक्स है उसको जो है रिकवर कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है एक्चुअल में, ये सारे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करता है और इसी से जो है एक्चुअल कॉज ऑफ एक्सीडेंट का पता चल पाएगा। ठीक है, तो इस विमान का बनाने वाली कंपनी जो है बोइंग थी और इस विमान का नंबर था 787। और 787 आज तक की सबसे सुरक्षित विमान कही जा सकती है और इसमें आज तक कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। और ये दुर्घटना हुई भी तो सबसे ज़्यादा भीषण दुर्घटना, या हम सब कह सकते हैं कि दुर्लभतम दुर्घटना हमको हमारे सामने देखने को मिलती है। ये जो बोइंग 787 है, ये हमारे एयर इंडिया को 2014 में मिली थी और तब से ये लगातार सेवा दे रही थी। लगभग कह सकते हैं इसके जो पायलट्स थे
क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमारे पायलट्स ऐसे थे कि जो कैपेबल नहीं थे, या उनमें एक्सपर्टाइज का कमी था, या एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। जो इसके मुख्य पायलट थे उनकी लगभग 8000 से ऊपर घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस था, और जो दूसरे वाले थे मतलब उनके को पायलट, उनकी भी 1100 घंटों से ज़्यादा की एक्सपीरियंस थी। मतलब बोथ द पायलट्स वेयर एक्सपर्ट्स ना, वो एक्सपर्ट्स थे, फिर भी ऐसी दुर्घटना हुई। अब दुर्घटना का क्या कारण है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे इंडियन एविएशन कंपनी का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसको AAIB बोलते हैं, और अमेरिकन जो एजेंसी है जिसको NIS भी बोलते हैं, और UK की एजेंसी AAIB, इन सभी ने मिलकर जांच की शुरुआत कर दी है। और फाइनली ये लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था जिससे ये दुर्घटना हो गई ना। और जैसे कुछ इनिशियल स्टेज में पता चल रहा है कि कुछ कारण हो सकते हैं। उन कारणों में क्या क्या कारण समझ में आ रहा है, जैसे लैंडिंग या गियर प्रॉब्लम्स हो सकता है, या ये भी कुछ लोग एक्सपेकुलेशन लगा रख रहे हैं कि इंजन फेल्योर, क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि इंजन फेल्योर हो गया। क्योंकि एरोप्लेन्स में आपको पता होगा कि 2 इंजन्स होते हैं, एक अगर फेल्योर कर जाता है तो दूसरा उस समय एक्सीडेंटली यूज किया जा सकता है। बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों ही इंजन एक साथ फेलियर हो जाएं, और इस चीज़ का स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या पायलट्स की कोई नेग्लिजेंस थी, क्या पायलट्स ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही प्लेन अपनी जगह से रन ऑफ वो रनवे से जैसे ही उड़ा, टेक ऑफ करते ही तुरंत मैसेज, कुछ देर बाद मैसेज भेजा गया, बट उस मैसेज का जब रिप्लाई आया तो उस रिप्लाई का जवाब नहीं आया, और तब तक जो है प्लेन क्रैश हो चुका था। ठीक है, ये सारा इंसिडेंट है। और ये जो बोइंग बनाने वाली कंपनी है, इस बोइंग का एक इंजीनियर है जिनका नाम सैम सेल्फर है। इन्होंने इस बात का कंप्लेन किया है कि हाँ, बोइंग में जो है कुछ नेग्लिजेंस हो रहा है, कुछ नेग्लिजेंस बरती जा रही है। और उसमें बोइंग 777, बोइंग 777 और बोइंग 787 दोनों के ही लिए उन्होंने कहा है कि जैसे जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, जो दो दो बोल सकते हैं, जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनको ऐड करते समय कुछ उसमें गैप्स को छोड़ दिया जा रहा है, उसको फिल करने में नेग्लिजेंस हो रहा है ना। और वो गैप्स चूँकि स्टार्टिंग इनिशियल रेजेस में तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन चूँकि जैसे जैसे एजेज बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है, ये कहना है सैम सल्फर का। फिर उसके बाद ये तो हो गई बोइंग 787 की बात। और इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमारी ये भारत का एक पहला ऐसा विमानन हादसा है जो अभी हुआ है, या भारत में इससे पहले कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, या दुनिया में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम लोग इस हादसे को देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारी टेक्निकल फेल्योर का भी नतीजा है। हमारी कहाँ से चूक हुई, कहाँ से कमी हुई, ये इंटरनेशनल, एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इंसल्ट का भी मामला है, क्योंकि हम इस तरह से टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस होते हुए भी इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ हो जा रही हैं। तो क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट माना जाएगा, या नेग्लिजेंस था, ये क्या था, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और इस बात को समझने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में ऐसे कितने हादसे हुए हैं जो आज तक जो दुनिया भर को हम कह सकते हैं कि दुनिया भर को जिसने दहला दिया है। तो पहला हादसा, हम कुछ हादसों को हम यहाँ कोट करने वाले हैं। पहला हादसा देखेंगे तो हम नवंबर 1996 में हुआ था, जो हरियाणा में हुआ था, जिसको चरखी दादरी हवाई हादसा भी बोलते हैं। इसमें 349 मौतें हुई थी ना। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जो है 12 नवंबर 1996 को हुआ था। चरखी दादरी नामक जहाज स्थान पर 2 जहाज एक साथ टकरा गए, और जिसमें 349 यात्रियों की मौत हो गई थी ना। रीज़न क्या था कि पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ था।
दूसरा हवाई हादसा अगर हम देखें तो जनवरी 1978 में हमको देखने को मिलता है, जो अरब सागर में प्लेन गिर गया था जिसमें 213 मौतें हुई थी ना। 1 जनवरी 1978 को उड़ान भरते ही समय 747 बोइंग 747 जो अरब सागर में जाके गिर गया था, जिससे लोगों की मौतें हो गई थी, और ये इसमें भी टेक्निकल फॉल्ट बताया गया था। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं तो मई 2010 में कर्नाटक की खाई में जो हमारा प्लेन गिर गया था, जिसमें रनवे छोटा होने की वजह से कंफ्यूजन हो गया, और ड्राइवर जो ये पायलट साहब थे उन्होंने कंफ्यूजन में उस रनवे छोटा होने की वजह से ब्रेक नहीं लगा पाए सही टाइम पर, और मिसकंसेप्शन की वजह से एयरप्लेन जो है फिसल के खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में बट गया, जिसमें जो है 156 लोगों की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद अप्रैल 1993 में हम औरंगाबाद एयरपोर्ट से मुंबई के लिए एक प्लेन चला था, और वो रनवे पर एक ट्रक था, उस ट्रक से जाके भिड़ गया, जिसमें 55 लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद अगस्त 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें कितने लोगों 21 लोगों की मौत हुई, और ये केरल के कोझिकोड इलाका में एयर इंडिया एक्सप्रेस वे जो है अपने रनवे पर रन कर रहा था, उसी समय फिसलने के कारण जो है 21 यात्रियों की मौत हो गई थी और 110 लोग घायल हो गए थे। फिर अगला हादसा मार्च 1997 में हमको देखने को मिलता है, जो दुनिया का सबसे घातक हादसा आज तक का है। इस हादसे में 586 586 मौतें हुई थी, और ये 27 मार्च 1977 को KLM 4805 और पैन एम 1736 में मिसकंसेप्शन और मिसकम्युनिकेशन की वजह से दोनों ही बोइंग 743 विमान जो है आपस में टकरा गए, और टकराने की वजह से कितने लोगों 2 जहाज़ों की वजह से 586 लोगों की मौत हुई थी। और इसके बाद अगला विमानन हादसा अगर हम देखें तो 12 अगस्त 1985 को हुआ था, जो जापान प्लेन क्रैश के नाम से जाना जाता है, जिसमें 520 लोग मारे गए थे, और ये अभी तक का सबसे बड़ा सिंगल एयरप्लेन क्रैश है ना। सबसे बड़ा मतलब अभी तक जो विमानों में हम लोग, जो पिछला वाला हमने देखा उसमें 580 लोग मारे गए थे, वो उसमें डिवल प्लेन्स का क्रैश हुआ था, बट ये जापान वाला जो है इसमें सिंगल प्लेन क्रैश हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि प्रेशर सिस्टम फेल होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्र में एरोप्लेन का क्रैश हो गया था ना, जिससे हम लोग सिंगल प्लेन क्रैश या सबसे ग्रेवेस्ट सिंगल प्लेन क्रैश कह सकते हैं। उसके बाद अगला प्लेन हादसा जो है 3 मार्च 1974 को देखने को मिलता है, जिसमें तुर्किश एयरलाइंस DC-10 ना DC-10 का जो है हादसा हो गया था, और उसमें उड़ान के दौरान जो केबिन का दरवाज़ा था वो दरवाज़ा टूट गया, और दरवाजे के टूटने से जो एयर प्रेशर है उस प्लेन का वो डैमेज हो गया। एयर प्रेशर डैमेज होने की वजह से प्लेन हमारा जो एयर प्रेशर चूंकि जब गड़बड़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्लेन संतुलन खो देगा, और संतुलन खोने की वजह से इस प्लेन में हादसा हो गया, और जिसमें लगभग 346 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 19 अगस्त 1980 को सऊदी अरब एयरलाइंस का जो विमान था वो उड़ान भरने के बाद उसमें केबिन में आग लग गई, और उसमें 301 लोग दम घुटने के द्वारा मारे गए थे। सिर्फ इसमें पायलट की जान बच पाई थी, पायलट को बचा लिया गया था। इसके बाद 29 अक्टूबर 2018 को हम देखते हैं तो इंडोनेशिया का जो प्लेन क्रैश है, इसमें जकार्ता से पैंगल पिनंग नामक स्थान पर जो है एक विमान जा रहा था, और टेक ऑफ करने के 13 मिनट बाद लगभग समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है, जिसमें 189 लोगों की जान चली जाती है। कहने का मतलब हम दुनिया भर में अगर देखें तो अभी तक हमने देखा कि एक से मतलब विमान चूंकि हवा में चलने वाली चीज़ है, और मैक्सिमम केसेस में हादसे होते हैं, तो फिर इसमें कोई किसी भी व्यक्ति की या बचने की मैक्सिमम केसेस में सारे ही लोग मारे जाते हैं। 1 या 2 लोग एक्सीडेंटली जिनको कहा जा सकता है कि बच जाएं, लेकिन संभावना बहुत कम होती है। अब इसके बाद हमारा सवाल आता है, सवाल क्यों करना ज़रूरी है, सवाल किससे करना ज़रूरी है। सवाल हम लोग कर सकते हैं अपनी पहली चीज़ एयर इंडिया से। एयर इंडिया मतलब टाटा से। क्या अब टाटा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा है
कि अभी एक वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिस वीडियोस में देखा जा सकता है कि एयर इंडिया की विमान में लोग अपने हाथों से पंखा झल रहे हैं। मतलब किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है एयर इंडिया के हाई ऑफिशियल्स के द्वारा ना। और यदि ऐसी लापरवाही बढ़ती जा रही तो जो टाटा का ट्रस्ट है वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और दूसरा सवाल हम लोग पूछ सकते हैं किससे, बोइंग से। क्या बोइंग जो है अपनी, जैसा कि बोइंग के इंजीनियर सैम सल्फर ने अपने आप इस बात को कंप्लेन किया है कि ऐसी नेग्लिजेंस बढ़ती जा रही, तो इन नेग्लिजेंस के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या बोइंग की खुद की जिम्मेदारी है, या हमारे गुजरात अथॉरिटीज जो एयर इंडिया को वहाँ पे लोकल अथॉरिटी जिन्होंने इंजन्स की देखभाल की होगी, जिन्होंने उस प्लेन को चलाया होगा, प्लेन को चलने से पहले सारे चेकअप्स जो लोग करते हैं, इन सभी लोगों में कौन एक्चुअल में जिम्मेदार है? इस चीज़ की सही पड़ताल और सही इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एक्चुअल में रिपोर्ट आ पाएगी कि कौन एक्चुअल में जिम्मेदार था। बट एक्सीडेंट तो हो गया, और इस एक्सीडेंट के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के इतिहास में 12 जून 2025 का दिन एक काले दिन के रूप में याद किया जा सकता है ना। आप लोग इस घटना पे अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।